एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम। पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के छद्म युद्ध से तंग आकर भारत ने उसे निर्णायक सबक सिखाने के उद्देश्य से एक सख्त और बड़ा फैसला किया। इस फैसले का मकसद पाकिस्तान की उस नजर को भी रोकना था जो अखनूर के बाद अमृतसर की तरफ उठ रही थी। मेजर सुरजीत सिंह बताते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हायर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की और फैसला किया कि पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नया मोर्चा खोलकर लाहौर की ओर कूच किया जाए। भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने उनके साथ में कॉन्फ्रेंस करी, उनसे ये पूछा कि भी इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, और उन्होंने सुझाव दिया कि हम लोग ऑल्टरनेटिव एक फ्रंट खोल दें। तो उन्होंने इसमें हाँ भर दी और हमारी सेना ने खेमकरन साइड, लाहौर साइड हमला शुरू किया। वो हमला शुरू होने के टाइम में पाकिस्तान को उधर अखनूर साइड से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। भारत की इन्फेंट्री डिवीजन ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लाहौर की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये एक बड़ा कदम और बड़ा फैसला था। कैसे लिया गया ये फैसला और किस प्रकार खूबसूरती के साथ इसे अंजाम दिया गया, इसका बयान करते हुए सूबेदार बलवंत सिंह बताते हैं। ये तो हमने मानना पड़ेगा कि हमारे उस वक्त के जनरल इतने बुद्धिमान थे कि उस हिसाब से उसका नाजुक एरिया तलाश किया गया, क्योंकि उसने अपना पूरा जो आर्मर जो था वो सियालकोट सेक्टर में लगाया हुआ था। उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान लाहौर पर हमला कर देगा। 5 सितंबर को ये खबर पहुंची 8:30 के पास कि आपने सुबह पाकिस्तान पर हमला करना है। तो अफसर्स की मीटिंग हुई। अफसर्स की मीटिंग में तय किया गया कि ये चीज सीक्रेट रखी जाएगी और जवानों को लाइव इन्फॉर्मेशन इशू कर दिया जाए। अगर कोई इसकी इंक्वायरी करता है, पूछता है, तो बोले कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिसली किया जा रहा है। एक्सरसाइज चलती रहती है, एक्सरसाइज में ये चीज होती रहती है। 5 तारीख को रात को 10:30 बजे जवानों को ऑर्डर मिला कि लाइव एनिमेशन होगा और एक्सरसाइज होगी। कुछ लोगों ने सोचा कि लाइव एनिमेशन तो एक्सरसाइज में यूज किया ही नहीं जाता, और ये क्यों है, लेकिन बताया नहीं गया ताकि सिक्योरिटी लीक ना हो जाए। जवानों को पता नहीं था, पूरी रात आराम से सोए। सुबह जैसे तैयार होकर 6 सितंबर 6:30 बजे ठीक थर्ड जाट ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। भारत के इस सख्त कदम का ये असर हुआ कि छम और जोरिया क्षेत्र से पाकिस्तान के पैर उखड़ने लगे। लाहौर फ्रंट पर भारतीय सेना के शौर्य और उसकी सफलता का बखान करते हुए सूबेदार बलवंत सिंह कहते हैं, पहले वहां का पोस्ट बर्बाद किया वहां का बॉर्डर का, फिर आगे बढ़े। ना के बराबर मुकाबला हुआ, कहीं कहीं यूनिटें थी, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी आर्मी सियालकोट सेक्टर में लगी हुई थी। उनके दिमाग में थी ही नहीं कि इंटरनेशनल बाउंड्री हिंदुस्तान क्रॉस कर देगा। उनके कभी ने सोचा भी नहीं था उनके कमांडरों ने कि लाहौर पर हमला कर देगा। लेकिन हिंदुस्तान सोचा कि हम पहला करेंगे, लाहौर पहुंच जाएंगे, पूरे पाकिस्तान दहशत फैल जाएगी कि इंडियन आर्मी तो भाई लाहौर पहुंच गई है। तो लाहौर की बैरगांव में 3 बजे थर्ड जाट हमारी पहुंच गई थी। तो वहां से लाहौर के 7 मील है, लाहौर यहाँ से, और क्या नाम 28 अमृतसर है। माइल स्टोन लगा होता, 7 मील होते थे उन दिनों में, और वो 7 मील का माइल स्टोन अभी थर्ड जाट के ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। उसको ये उखेड़ के ले आए थे। लाहौर 7 मील। जी हाँ, लाहौर 7 मील वाला माइल स्टोन आज भी थर्ड जाट के ऑफिसर्स मैस में यादगार बतौर रखा हुआ है। उधर 7 सितंबर को पूर्वी पंजाब के खेमकरन में पाकिस्तान ने टैंकों की मदद से धावा बोलकर भारत की 4थी इन्फेंट्री डिवीजन को मुश्किल में डाल दिया था। 7 सितंबर को पाकिस्तान ने एक और फ्रंट खोला, खेमकरन सेक्टर, डायरेक्टली अपोजिट अमृतसर। खेमकरन के इस युद्ध की शुरुआत में
जब पाकिस्तान ने हमला किया था उस समय मोर्चे पर हमारा कोई आर्मर डिवीजन तैनात नहीं था। सिर्फ एक ब्रिगेड मौजूद थी जिसके योजनाबद्ध तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल के कारण ही कामयाबी हासिल की जा सकी। पाकिस्तान ने 2 आर्मर डिवीजन खड़े कर लिए थे। फर्स्ट आर्मर डिवीजन तो जब हमारा सियालकोट में हमला किया तो उन्होंने वहां लगा दिया, और छठा आर्मर डिवीजन वो खेमकरन की तरफ से हमारे ऊपर उन्होंने हमला करवाया। और हमारे पास में जो फर्स्ट आर्मर डिवीजन उधर अमृतसर खेमकरन में था वो मूव करके सियालकोट चला गया। पीछे में सिर्फ एक ब्रिगेड रह गया जिसको कि हमने इतने अच्छी तरीके से जो हमारे ब्रिगेडियर साहब थे डिप्लॉय किया, खेतों में उनको छुपा छुपा के, और पानी खेतों में भर गया। जब पाकिस्तान के टैंक आगे आए तो वो सड़क से नीचे जा नहीं पाते थे और उनको इजीली हमारे टैंक उनको मार गिराते। तो उस तरीके से हमने पाकिस्तान के तकरीबन 100 के करीब वहां टैंक हमारी सेना ने असल उत्तर की जो लड़ाई बोलते हैं खेमकरन की, उसमें गिराए और पाकिस्तान उसमें बहुत घबराया। खेमकरन के मोर्चे पर ये युद्ध चल ही रहा था कि छद्म युद्ध का एक और प्रमाण देते हुए पाकिस्तान ने 8 सितंबर को राजस्थान के एक गांव मुनाबाव पर हमला कर दिया। यहां पर भी उसका मकसद भारत का ध्यान लाहौर से हटाना था। हालांकि हमने यहां अपनी मराठा रेजिमेंट को गंवाया, लेकिन अपने लाहौर ऑपरेशन में कोई ढील नहीं आने दी। उधर 9 सितंबर को भारत की 4th इन्फेंट्री डिवीजन की मदद के लिए 2nd कवचित ब्रिगेड भी पहुंच गई। इसी ब्रिगेड में ग्रेनेडियर्स के क्वार्टर कमांडर हवलदार अब्दुल हमीद थे, जिन्होंने साधारण तोप यानी कि रेकाइलेस गन की मदद से पाकिस्तान के अनेक टैंकों को तबाह करने का करिश्माई कारनामा अंजाम दिया था। हवलदार अब्दुल हमीद के इस कारनामे ने पाकिस्तानी फौज में खलबली मचा दी और इसका परिणाम यह हुआ कि खेमकरन के मोर्चे पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई। हम सब जानते हैं कि इस बहादुर सैनिक को इसकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की थल सेना के बीच ऐतिहासिक टैंक युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही दिन बाद घमासान युद्ध में लाहौर, सियालकोट, कसूर और बागाह क्षेत्र में पाकिस्तान के 100 से अधिक टैंकों को नष्ट कर दिया गया। खेमकरन सहित ये समूचा क्षेत्र पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह के नाम से आज भी याद किया जाता है। जो ये टैंकों का करीबन मैंने खेमकरन साइड में देखा 101 के करीब टैंक वहां बर्बाद हुए थे, पैटर्न टैंक। किसी का टर्रेट टूटा हुआ था, किसी का आधा बॉडी जला हुआ था। तो इस तरीके से वो वहां का एक किस्म का पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया था। विशेषज्ञों की माने तो भारत और पाक के बीच हुई इस जंग में टैंकों का प्रयोग 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा हुआ था। पाकिस्तान के पास उस समय अमेरिका में बने कई बेहतरीन टैंक्स थे, जिनमें पैटर्न M47, 48 और M4 शेरमैन टैंक्स खास तौर पर शामिल थे, जबकि भारत के पास शर्मन, चर्चिल और हल्क फ्रेंच AMX टैंक थे, जो ब्रिटेन में बने सेंचुरियन टैंकों की बराबरी के कहे जाते थे और इनकी संख्या भी कम थी, यानी कि पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की तुलना में लगभग आधे। रिटायर्ड कर्नल योगेंद्र सिंह, जो 1965 की लड़ाई के भागीदार हैं, बताते हैं कि असल उत्तर की लड़ाई में हमने जिस सूझबूझ के साथ पाकिस्तान के आधुनिक पैटर्न टैंक्स का ग्रेवयार्ड तैयार किया था, उसमें हमारे चर्चिल टैंक्स की बड़ी भूमिका थी। गौरतलब बात यह है कि ये वो टैंक्स थे जिन्हें 2nd वर्ल्ड वॉर में रिजेक्ट कर दिया गया था। असल उत्तर की जो लड़ाई है ये बहुत मशहूर लड़ाई है और इसको पैटर्न टैंक का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। 76 टैंक पाकिस्तान के जो वर्ल्ड के लेटेस्ट टैंक थे उस एरिया में हमने उनको खत्म कर दिया था। हमने जो उनके टैंकों को मारा था वो चर्चिल टैंकों से उनको गिराया था। चर्चिल टैंक जो है ऑब्सोल्यूट हो चुके, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उनको निकाल दिया गया। हवाई युद्ध में भी पाकिस्तान को भारी असफलता मिली। उनके अनुभवहीन विमान चालक लक्ष्य को भेदने में नाकामयाब साबित हुए, जबकि भारत का आक्रमण चुस्त दुरुस्त और सटीक था। यही कारण था कि भारत सीमित साधनों में भी पाकिस्तान को एक बड़ी मात देने में कामयाब रहा। खेमकरन के बाद पाकिस्तान
अमृतसर की तरफ कूच करना चाहता था, जो कि खेमकरन पर हमला करने का उसका बुनियादी मकसद था। लेकिन अपने देश में भारतीय सेना की लगातार बढ़त देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर युद्ध विराम के लिए गुहार लगाने लगा। 15 सितंबर तक भारत को लाहौर सेक्टर में काफी कामयाबी मिल चुकी थी। भारतीय सेना इंछोगेल नहर पार करके लाहौर की ओर बढ़ रही थी और बरकी गांव तक उन्होंने आसपास के इलाके पर अपना नियंत्रण कर लिया था। यहाँ पर कर्नल योगेंद्र सिंह के हवाले से हम आपको ये बताते चलते हैं कि लाहौर के उत्तर में स्थित बरकी याहिया खां का पैतृक गांव था। बरकी के पास में चुगल कैनाल है और बरकी जो है याहिया खां का अपना खुद का गांव था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई हुई होगी कि खुद के गांव को जो है तहस-नहस देखते हुए। भारतीय सेनाओं की बढ़त को रोकने में मजबूर पाकिस्तान ने अपने मित्र देश चीन से सहयोग मांगा। चीन ने भारत का ध्यान लाहौर ऑपरेशन से हटाने के उद्देश्य से भारत को धमकी दी कि वो तिब्बत और सिक्किम सीमा पर अपने सैनिक अड्डे तुरंत हटा ले, वरना उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। वे सैनिक अड्डे चूंकि भारतीय सीमा के अंदर थे, इसलिए भारत द्वारा उन्हें हटाने से साफ इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रति अपनी दोस्ती का सबूत देते हुए चीन ने तिब्बत और सिक्किम सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ झड़प शुरू कर दी। भारत ने न केवल चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया, बल्कि अपने लाहौर ऑपरेशन में भी कोई ढील नहीं आने दी। लाहौर एक्शन प्लान ने इस समूचे युद्ध का रुख ही बदल कर रख दिया। पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। भारतीय सेना बरकी गांव से आगे पहुंच गई, जहां से वो लाहौर हवाई अड्डे पर आक्रमण करने की स्थिति में आ चुकी थी। युद्ध के इस मोड़ पर अमेरिका ने भारत से अपील की कि वो कुछ समय के लिए लाहौर पर अपने आक्रमण को बंद कर दे, ताकि अमेरिका वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल सके। अमेरिका की इस अपील के चलते भारत ने अपने आक्रमण को थोड़ा विराम दे दिया। युद्ध यहां उस मोड़ पर आ चुका था जहां भारत पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी था। लाहौर हमारी मुट्ठी में था। हर मोर्चे पर मिलते कड़े जवाब और विफलताओं ने पाकिस्तान में घबराहट पैदा कर दी थी और उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्ध विराम के लिए गुहार लगानी शुरू कर दी थी। खेमकरन साइड में हमारी फौजों ने उनका नुकसान किया, सियालकोट में एडवांसमेंट हुआ, लाहौर साइड में डुगरई बरकी की तरफ हमारा एडवांसमेंट हुआ, तो पाकिस्तान थोड़ा घबरा गया और बाद में फिर वो सीज फायर वाला हल्ला हो गया कि सीज फायर करो, लड़ाई बंद करो। अब तक इस लड़ाई को लगभग 22 दिन हो चुके थे। पाकिस्तान की गुहार पर संयुक्त राष्ट्र के साथ रूस और अमेरिका भी भारत को युद्ध विराम के लिए समझाने लगे। इसके बाद वो समय भी आया जब संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 22 सितंबर को दोनों देश युद्ध विराम और समझौते को सहमत हो गए। करीबन 21 दिन लड़ाई चली थी और उस बीच में फिर ये मसला वहाँ यूएनओ में चला गया और यूएनओ से फिर हमारे जो शास्त्री जी के ऊपर में, तो उन लोगों ने दबाव बनाकर ये सीज फायर का कि आप सीज फायर कर लो। 21 दिन के बाद में सीज फायर का ऐलान हो गया और लड़ाई वो बंद करनी पड़ी। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोकसभा में युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा कि सेना के अधिकारियों और जवानों को 23 सितंबर की सुबह 3:30 बजे से युद्ध विराम करने के आदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अब तक भारत का पाकिस्तान के लगभग 710 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा हो चुका था, जिसमें सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के उपजाऊ इलाके शामिल थे, जबकि पाकिस्तान के कब्जे में 210 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, जिसमें सिंध और छम्ब के रेतीले बंजर इलाके थे। थोड़ा एरिया हमारा भी पाकिस्तान ने लिया है, लेकिन हमने उनसे कई गुना ज्यादा एरिया अपने कब्जे में लिया था और बहुत नुकसान उनका हुआ। 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच रूस के शहर ताशकंद में समझौता हुआ।
इस समझौते के आधार पर दोनों देश न केवल जीती हुई जमीन वापस करके 5 अगस्त की स्थिति पर लौटने के लिए राजी हुए, बल्कि अपने सभी विवादित मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत के जरिए निकालने पर भी सहमत हुए। हालांकि कूटनीतिक कारणों से हमें वो सारे इलाके पाकिस्तान को वापस करने पड़े जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे और हमारी सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर जीते थे। लेकिन इस बात का जिक्र करते हुए इस फैसले का दर्द रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र मोहन महाना के शब्दों में स्पष्ट महसूस हो रहा था। जब 65 लड़ाई के बाद सीज फायर हुआ और जो हमने एरिया कब्जा किए थे वो हमको वापस करने पड़े। हमने वही एरिया कब्जा किए थे जो हमारे को ऊपर से ओवरलुक करते थे, जैसे हाजीपीर है, इधर उड़ी सेक्टर में कई जगह है, ले सेक्टर में है। रस्से बांध के जवान ऊपर चढ़े और वहां पर कब्जा किया। बाद में हमको पॉलिटिकल डिसीजन के आगे छोड़ना पड़ा। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। कौन हारा, कौन जीता, किसे क्या हासिल हुआ? तल्ख हकीकत यह है कि युद्ध तो पाकिस्तान ही हारा और बुरी तरह से हारा, क्योंकि जिन नापाक उद्देश्यों को लेकर उसने ये युद्ध शुरू किया था उनमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया वो। यदि देखा जाए तो क्या क्या नहीं आजमा लिया पाकिस्तान ने इस युद्ध में। घुसपैठियों को उसने भेजा, कमांडोज ऑपरेशन को उसने अंजाम दिया, एयर बेसिस पर बॉम्ब्स उसने बरसाए, पैटर्न टैंक्स का जबरदस्त हमला उसने किया, चाइना को हमारे विरुद्ध उसने इस्तेमाल किया और एक छोटा सा नेवल अटैक भी उसके खाते में जाता है। लेकिन भारत की रणनीति और डिफेंस इतना इफेक्टिव था कि वो सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद अपने किसी भी मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। यदि युद्ध में हुए नुकसान का आकलन किया जाए तो पाकिस्तान ने हमारे मुकाबले 1.5 से 2 गुना ज्यादा हवाई जहाज, टैंक और सैन्य गंवाए। भले ही समझौते के तहत उसे वापस कर दिया गया, लेकिन भारत के द्वारा जीता गया इलाका भी पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा था। ये युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस, सूझबूझ, शौर्य और बलिदान की अनेक ऐसी स्मृतियां छोड़ गया है जिस पर पूरे राष्ट्र को गर्व है। इस युद्ध में अपना सक्रिय योगदान देकर इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो चुके रोहेलखंड क्षेत्र के कुछ पूर्व सैनिकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले संस्मरणों को हम आपको सुनवाएंगे उनकी ही जुबानी अपनी अगली कड़ी में। सुनना न भूलें 1965 के ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हमारा कार्यक्रम एक सलाम वतन के नाम। अगली कड़ी तक के लिए सुरेश ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम।